नॉवल फेरी टेल एपिसोड नंबर 2। वो अहमद शाह को ढूंढ रहा था। वो कॉरिडोर पर चले जा रहा था कि एक दरवाजे पर वो ठिठक कर रुक गया। इस दरवाजे से लड़कियां अंदर बाहर आ जा रही थी। इसके कदमों को जंजीर करने वाला वो एक मावराई चेहरा था। बेहद पाकीज़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, पलके हया से झुकी हुई और बेहद रोशन और नौरानी वजूद था। एक लम्हे के लिए ऐसे लगा कि जैसे इसने किसी फरिश्ते को देखा हो। वो बस खाली दिमाग और दिल इस राहदारी में खड़ा रह गया था। जब भी वो लड़कियों की झुरमुट में छुप गई थी जिस पर वो बेकरार सा हुआ था। वो अपना कदम इस जानिब आगे बढ़ाना चाहता था जब भी पीछे से इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। सुर्ख टी शर्ट में मलबूस लड़का इसके सामने था। यकीनन वो अहमद शाह था। वो खाली निगाहों से तख्ता बैग इसे थमाकर फ़ौरन पलटा जहां वो दरवाज़ा इसे बंद नजर आया जिसमें इसे वो चेहरा नजर आया था। वो बेकरार सा होकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैम प्लीज़ ऑटोग्राफ। लड़कियों के झुरमुट में वो गिरी हुई थी और अपनी जगह बैठकर दुरेजला को देखती सदफ़ी को कुछ साल पुराने दिन याद आए थे जब दुरेजला 9th क्लास में थी। डरपोक सी दुरेजला जिसमें एतमाद का फुकदान था। सदफ़ी और मारिसा इसमें एतमाद लाने के लिए क्या क्या करतबे नहीं करती थी, मगर वो सब बेसूद होता था। एक मरतबा तो इन दोनों ने प्रोग्राम में तकरीर के लिए दुरेयला का नाम लिखवा दिया था, जिस पर दुरेयला इनसे फरियाद करती रह गई थी कि वो नहीं कर पाएगी, मगर इन दोनों ने दुरेयला की एक नहीं सुनी थी। और जब दुरेयला स्टेज पर गई, माइक के सामने मुंह खोले रह गई थी। एक लफ्ज़ भी इसके मुंह से नहीं निकल सका था। वो बस होंको की तरह टुकर टुकर मुजमे को देखे जा रही थी। इस वक्त सदफ़ी और मारिसा को चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला था जिसमें दोनों चिराग लगाकर डूब मरती। मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा। बाद में इन दोनों की खफगी देख कर दुरेयला रोहानसी होते हुए बोली थी। और आज वही डरपोक से लड़की इतने एतमाद से कही जा रही थी कि इसे लग रहा था कि जैसे इसके चेहरे पर नूर की बारिश हो रही हो। मैम ऑटोग्राफ प्लीज़। खाला जानी आप। आवाज़ पर दुरेशला ने सर उठाकर सदफ़ी को देखा तो खिल उठी। वो चेहरे पर निकाब कर चुकी थी, अब बस इसके ब्राउन दमकती आंखें नजर आ रही थी। मुबारक हो, हमारी जेली तो बहुत फेमस हो गई है। सदफ़ी ने इसे खुद से लगाते हुए कहा। आसमान पर या ज़मीन पर? दुरेशला ने मुस्कुराते हुए पूछा था। दोनों जगह। सदफ़ी मुस्कुरा कर पूरे यकीन के साथ बोली, अरे आप यहाँ? नाज की हैरान आवाज़ पर इन दोनों ने मुड़कर इसे देखा, जहां सामने ही एक नहायत स्मार्ट लड़का खड़ा था जो मुस्तरिब और बेकरार सा नज़र आ रहा था, जिसे वो अपनी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहा हो। हाँ वो कहने की कोशिश कर रहा था। इसने इन तीनों पर एक सरसरी सी निगाह डाली। इसकी निगाह दुरेयला पर ठिठक कर रुकी जो किसी स्टूडेंट की डायरी पर झुककर ऑटोग्राफ दे रही थी। वो सर झटक कर पूरे हॉल में नजरें दौड़ा रहा था। वो कतई अपने हवासों में नहीं लग रहा था। ये पागल है क्या? सदफ़ी ने तासुफ से पूछा था। इतना खूबसूरत लड़का और पागल, अफसोस की ही बात थी। नाज खुद भी इसे देखकर हैरान हो रही थी, जो कुछ देर पहले ही इसे मिला था और तब तो ठीक ठाक नजर आ रहा था। खाला जानी चले? दुरेयला दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, जिस पर सदफ़ी और नाज भी इसके साथ आगे बढ़ गई। अलबत्ता नाज अभी हैरत और दुख से पलट कर इसको देखे जा रही थी, जो अब भी एतराफ़ से लापरवाह इस चेहरे को ढूंढ रहा था। इसने सारी यूनिवर्सिटी कई दफ़ा छान मारी थी, मगर वो इसे नहीं मिली थी। वो चेहरा अपनी एक झलक की सहर में इसे बुरी तरह जकड़ गई थी कि वो अभी भी इससे सहर ज़्यादा था। वो अचानक ही इसकी रंगीन दुनिया को ब्लैक एंड वाइट कर बह गई थी, जिस पर वो हैरान नहीं हो पाया था। क्या वो एक मरतबा फिर मोहब्बत का शिकार हो गया था? अपनी इसी सोच पर वो शशदर होकर रह गया। सब्र क्यों दिलाते हो, ज़ब्त क्यों सिखाते हो, मुझको कितनी सदियों के ये सबक तो आज़बर है। डार्क ब्लू जीन्स पर हम रंग टी शर्ट पहने, वाइट कलर का स्कार्फ इसकी गर्दन से झूल रहा था। इसके सुनहरे स्टेप कट बाल हस्बे आदत अपनी पोनी टेल में लहरा रहे थे। आंखों पर ब्लू कलर का चश्मा लिए वो कान से सेल फोन लगाए अपने स्पोर्ट्स कार की जानिब बढ़ रही थी। वो बात करते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंची थी कि इसे गेट से अंदर दाखिल होती हुई सदफ़ी नज़र आई, जिस पर वो रुक गई। बात ख़त्म करते हुए सेल फोन को अपनी पॉकेट में ठूंसती वो सदफ़ी की जानिब बढ़ी थी। खैरियत तो है? आज भी आप इतना अपना दीदार करवा रही हैं, वरना महीना गुजर जाता है और आप अपना खूबसूरत चेहरा मासीमा में दिखाती ही नहीं। वो सदफ़ी से शरारत से पूछ रही थी। वो ब्लैक अबाया और सुर्ख स्कार्फ में खुद भी सुर्ख हो रही थी। मुझे तुम सबकी याद आ रही थी। सदफ़ी इसकी साफ गोई पर गड़बड़ा कर बोली, मैंने ये कब कहा कि आपको चाचू की याद आ रही थी? क्या मैं अब वापस चली जाऊं? सदफ़ी ने खफगी से पूछा। और मैं क्यों याद करूं इस बिना दिल के खड़ूस को? क्या और कोई काम नहीं है मेरे पास? सदफ़ी ने तनक कर कहा था। और जब भी इन्हें दुरेजला और अदनान आते नजर आए थे। लीजिए आ गए आपके खड़ूस। मारिसा सदफ़ी को छेड़ती हुई अपनी कार की जानिब बढ़ी थी। तुम कहीं जा रही हो? सदफ़ी पूछ तो दुरेयला से रही थी, मगर इसकी निगाहें अदनान पर थी, जो अपने सेल फोन पर झुका हुआ था। इसकी आवाज़ पर अदनान ने भी चेहरा उठाकर इसे देखा था। सुर्ख स्कार्फ में सुर्ख सा चेहरा लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी।
नज़रों में जैसे दुनिया की हसीन तरीन हस्ती आ ठहरी हो, मगर फिर अगले ही पल अपनी नज़रों में अजनबियत तारी करता वो अपनी कार की जानिब बढ़ गया था। जली चलो देर हो रही है, वो सतफ़ी से जोश से लगती दुरैया से बोला था, जिस पर दुरैया इससे अलग हुई थी और बोली, हाँ हम हिदत बता जा रहे हैं, इंशाल्लाह वापसी पर मुलाकात होगी आपसे। दुरैया कहने के बाद फ़ौरन अदनान की जानिब बढ़ गई थी। वो साकित से खड़ी रह गई थी। इसकी अजनबियत बहुत तकलीफ़ देती थी। एक अरसे से वो इससे इसी अजनबियत को बर्दाश्त कर रही थी। मासीमा की वफ़ात के 3 साल बाद ही अयाज तकी और रियाज तकी के मुश्तरका बिज़नेस, जिसमें अदनान का भी हिस्सा था, इसको इतना घाटा हुआ था कि इन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा था। मगर फिर भी वो अपना कारोबार बचा नहीं पाए थे। ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने आरिस तकी की जानिब मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और आरिस तकी सब भूल कर इनके हाथ थाम गए थे। मासीमा के छोड़ जाने पर इन्होंने अपनों की कदर का अंदाज़ा हो गया था। इसलिए आरिस तकी ने ना सिर्फ इन्हें रहने के लिए मासीमा में जगह दे दी, बल्कि अपने बिजनेस में भी इन्हें शरीक किया। इतना कुछ करने के बाद भी दोनों भाइयों और इनकी बीवियों को आरिस तकी या बच्चों से कोई लगाव नहीं था। अलबत्ता आरिस तकी के सामने बच्चों से मोहब्बत का दिखावा करते बच्चे इनकी इस मुनाफिकाना रवैये से सख्त चिड़े हुए थे, खसूसन सदफ़ी और मारिसा। दुरैया इस वक्त 3 साल की मासूम छोटी सी बच्ची थी। मारिसा 6 साल की खासी ज़हीन मुँहफट बच्ची थी और सदफ़ी 10 साल की मारिसा जैसी ही थी। अलबत्ता 11 साल अदनान जवान जो इन सब में बड़ा था, काफ़ी संजीदा था। इसे एहसास था कि वो तीनों इसकी ज़िम्मेदारी हैं। मारिसा दुरैया का ख्याल रखती, सदफ़ी दुरैया और मारिसा का और अदनान इन तीनों का ख्याल रखता था। दुरैया और मारिसा का वो चाचू था और इसलिए ये फितरती एहसास था। अलबत्ता सदफ़ी से इसे अनजाने ना जाने क्यों बहुत अच्छी लगती थी, क्यूट सी नाज नखरे वाली बारबी डॉल जैसी। मारिसा के साथ हर शरारत में साथ देती। सदफ़ी को जब वो देखता तो एक यकतक मबहूत सा होकर रह जाता था। अलबत्ता शरारती नटखट से सदफ़ी का संजीदा सा हर मामले में दादा अब्बा का रोल अदा करता अदनान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अदनान का हुक्मिया अंदाज तो सदफ़ी को सख्त जहर लगता था। ये करो, ये मत करो, ये मत खेलो, ज़ोर से भागो मत, वगैरह वगैरह जुमले से सदफ़ी को सख्त चिढ़ थी और इस वक्त दिल खोल कर इसे बुरा भला कहती। जिस पर अदनान इसे अफसोस और दुख से देखता। वो तो इसे अपना समझता था, इसकी परवाह करता था कि कहीं इसे लग ना जाए, इसे तकलीफ़ ना पहुँचे। मगर सदफ़ी ने इसे कभी अपना नहीं समझा था। सदफ़ी को अभी अपनी ही तरह के शरारती बच्चे पसंद थे, जिस तरह वो मारिसा हर मुश्किल काम करना चाहती, मस्ती करती, सोबिया और सानिया को परेशान करती नहीं थकती थी। अदनान का दोस्त हमीद अक्सर मासीमा आता था। वो बेहद शरारती सा था, मुश्किल काम चुटकियों में अंजाम देता। वो इन्हें टिप्स देता कि किस तरह इन्हें सोबिया और सानिया का सबक सिखाना है, इसलिए वो दोनों हमेशा हमीद के आने पर खुश हो जाती थी। खसूसन सदफ़ी को तो वो बेहद पसंद था। वो हमेशा इसके आने का इंतज़ार करती रहती थी और अब कुछ मज़ीद बड़े हो गए थे। सदफ़ी 16 साल की और अदनान 17 साल का। हमीद से अभी भी इसकी पक्की दोस्ती थी। हमीद 2 दिन मासीमा नहीं आता था, सदफ़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार करती थी। इस हमीद को तो आने दो, फिर पूछती हूँ मैं इसे, सदफ़ी मारिसा से कह रही थी और वो दोनों इस वक्त लॉन में टेनिस खेल रही थी। पता है ना हमीद भाई को कि आपका दिल इनके बगैर नहीं लगता, इसलिए जानकर आपको परेशान करते हैं। मारिसा सदफ़ी की बचपन से ही पल पल के जज्बातों की राजदार थी और लॉन में पौधों को पानी देता अदनान इनकी बात सुनता ठटका। कुछ बहुत अंदर तकलीफ़ का एहसास हुआ था जब इसकी निगाह गेट की जानिब गई जहाँ से हमीद दाखिल हो रहा था। इसने फ़ौरन निगाह फेंक कर सदफ़ी को देखा, जो खुद भी हमीद को देख रही थी। वो टेनिस रैकेट फेंकती हुई हमीद की जानिब बढ़ी, जिस पर अदनान साकित सा खड़ा रह गया था। इसे सदफ़ी का खेल छोड़कर हमीद की जानिब भागना बहुत बुरा लगा था। सदफ़ी की आंखों में जो चमक हमीद को देखकर नज़र आई थी, इसने अदनान को दहला दिया। दिल को बहुत ज़ोर की ठोकर लगी थी। वो बहुत गुस्से में हंस कर हमीद से हमीद से बातें करती हुई सदफ़ी का बाजू पकड़ कर घसीटता हुआ इसे थोड़ा दूर ले गया, जिस पर हमीद और मारिसा ने इसे हैरत से देखा था। आइंदा तुम हमीद से इस तरह सस का बात करती हुई नज़र ना हो। वो बहुत गुस्से में था, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। क्यों? सदफ़ी हैरान होते हुए पूछी। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सदफ़ी जो हमेशा इसके हुक्म झाड़ने पर चिढ़ती थी, अब तो जैसे बुरी तरह तप उठी। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारा हुक्म मानूँ, वो ज़ोर से चीखी थी। अदनान इसके जुमले पर बुरी तरह हर्ट हुआ था और इसका गुस्सा दुख में बदल गया। मैं तुम्हें गुलाम नहीं समझता, मैं तो तुम्हें अपना समझता हूँ। जब भी वो आगे कुछ इकरार करते करते रुका था।
जैसे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अपना समझने की। जब मैं तुम्हें अपना नहीं समझती तो तुम क्यों मुझे अपना समझने लगे हुए हो, और क्यों तुम मुझ पर अपना रोब झाड़ते हो, मेरे पीछे पड़े हो रहते हो तुम। सतवी चीख चीख कर कह रही थी, जिसकी वजह से घर के सारे बच्चे जमा हो गए थे, मगर उमर का टूटा हुआ दिल और बुरी तरह टूटा था। तुम मुझे अपना नहीं समझती, टूटे हुए दिल से जैसे वो आखिरी मर्तबा तस्दीक करना चाह रहा था। शायद कि इसने गलत सुना हो। हाँ, नहीं समझती तुम्हें अपना, क्यों समझो तुम्हें अपना, आखिर तुम हो कौन मेरे। सतवी शदीद गुस्से में हवास खो जाती थी। अदनान ने आखिरी मर्तबा आंसू भरी आंखों से इसे देखा था, और फिर इसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई जहाँ घर के तकरीबन सारे लोग जमा नज़र आए थे। सतवी ने इसे सबके सामने धुतकारा था। हमीद आइंदा तुम यहाँ नहीं आया करोगे। वो खुद को संभालता हुआ हमीद से मुखातिब हुआ। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती अजीज़ है तो मासीमा के किसी फ़र्द से दोस्ती नहीं करोगे, चाहे वो जैली ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्त। हमीद फ़ौरन मान गया। वो अदनान जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता था। क्या हुआ बच्चों? तभी आरिस्तकी यहाँ आए। बाबा, सतवी और चाचू का झगड़ा हो गया है, मारिसा आरिस्तकी की परेशानी से बता रही थी। गलत बात है बच्चों, अपनों से यूँ लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते, आरिस्तकी ने इन्हें समझाया, जिस पर अदनान एक तलक सी निगाह मारिसा पर डालकर सर झटकता। शर्त यह है कोई अपना भी तो हो, इसे इतना दुख क्यों हो रहा था। आरिस्तकी ने इन दोनों की सुलह करवानी चाहिए तो सतवी ने सब भूलकर सुलह कर लिया, क्योंकि इसका गुस्सा अब उतर चुका था। मगर बेहद अनापरस्त अदनान कुछ भी नहीं भूल पाया। वो कैसे भूलता अपनी बेइज्जती को, इसे धुतकारे जाने को। वो निगाहें जो इसे देख सब भूल जाती थी, वो निगाहें अब इसकी जानिब देखना भूल गई थी। सतवी से तो अब एहसास हुआ कि वो अदनान की कितनी आदी हो गई थी। हमेशा इसके ख्याल रखने की आदी, इसकी रोक टोक की आदी, इसकी तवज्जो की आदी, इन नज़रों की आदी जो हमेशा इसे तकती रहती थी। वो इसकी मोहब्बत की आदी हो गई थी। मगर अब अदनान की बेतवज्जोई, इसकी बेजारी इसे चुभने लगी थी। काश वो नफ़रत ही करता इसे तो इसे खुशी रहती कि कोई तो रिश्ता रखा था इसने इसके साथ, मगर वो इससे हर रिश्ता तोड़े इसे अजनबियत की आग में धकेल कर धीरे धीरे इसे ख़त्म कर रहा था। सतवी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बशार की हैरत भरी आवाज़ पर वो चौंकी। सामने खड़े बशार को देखते हुए इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हैरान रह गई। इसके चेहरा आंसुओं से भरा था। वो बशार को हैरत में डूबता छोड़कर मासीमा की जानिब बढ़ गई थी। इस शख्स ने मांगा था कुछ दुआ में मोहसिन, इस शख्स को अब तक बाखुदा ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? तुम मुझे अपसेट क्यों लग रही हो? अरूज ने हैरत से बार के सामने रंगीनियों से लापरवाह बैठे ब्लैक डेविल से पूछा। वो बेतहाशा ड्रिंक कर रहा था। ठीक कहा स्वीट हार्ट, मैं अपसेट हूँ। इसने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर रूज को देखा था। मगर क्यों डियर, तुम उदास क्यों हो? आज तो मैंने तुम्हारी कामयाबी के एजाज़ में पार्टी रखी है। तभी पर्ल वहाँ आते हुए पूछी, और साथ ही इसने कहर आलूदा निगाहों से अरूज को देखा, जैसे वार्न कर रही हो कि अब इससे दूर रहो, ये मेरा है। पर्ल की निगाहों से खौफज़दा होते हुए अरूज फ़ौरन काउंटर बार से ड्रिंक का ग्लास उठाती वहाँ से भाग ली थी। मैं नहीं जानता, बस उदास हूँ, और ये उदासी धीरे धीरे जैसे बढ़ती जा रही है। क्या तुम बता सकती हो पर्ल कि मैं क्यों उदास हूँ? इसने अफसुर्दा अंदाज में पूछा था। तुम्हें शायद नशा हो रहा है डेवल। पर्ल इसे परेशानी और फ़िक्रमंदी से देखती बोली। मुझे नशा नहीं होता है मैडम, इसी का तो ज़्यादा गम है। वो तल्ख से मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम मुझे मैडम मत कहो, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ जिससे तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। पर्ल कहते हुए वहाँ से हटी थी। पर्ल के हटते ही अरूज फिर वहाँ पे आई थी। क्या तुम्हारे और मैडम पर्ल के दरमियान में कुछ चल रहा है? मेरी एक सलाह है डेवल कि इसे दूर रहना, वो एक साइको केस है। अरूज इससे कह रही थी। भला मेरे और पर्ल के दरमियान क्या चल सकता है? औरतों की औकात ही क्या होती है जो इनसे कोई रिश्ता बनाया जाए? इसने तनफ्फुर से कहा था। तुम औरतों से इतनी नफ़रत क्यों करते हो? इसकी नफ़रत भरे लहजे पर अरूज ने हैरान होते हुए इसे पूछा था। क्योंकि वो नफ़रत के ही काबिल होती हैं, कहते हुए इसकी सुर्ख आंखों में लम्हे भर के लिए अजियत उतरी थी। तुम्हारी शदीद नफ़रत बताती है कि तुमने किसी से शहीद मोहब्बत की थी। अरूज ने खाली नज़रों से इसे देखा था। मोहब्बत और नफ़रत कमाल की बात थी कि मोहब्बत के नाम पर इसके जहन में वो मासूम सा चेहरा आता था, और नफ़रत के लफ्ज़ पर अपनी पहली मोहब्बत का हंसता मुस्कुराता चेहरा नज़र आता था। इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम? क्या तुमने भी मोहब्बत की है? अगर ऐसा हुआ तो ये सदी का सबसे बड़ा जोक होगा। अरूज हंस कर बोली थी। सही कहा, इसने ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ तायीद की। ड्रिंक का ग्लास
लिए ब्लैक डेविल की जानिब बढ़ती हुई पर्ल ठिठक कर रुकी थी। पर्ल की शोले उगलती नज़रों से अरूज को ब्लैक डेविल से हंस हंस कर बात करते हुए देखा था। साथ ही इसने अरूज देखा कि अरूज उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही है। वॉशरूम में दाखिल होकर अरूज खुद को मिरर में देख रही थी कि इसे मिरर में अपने अलावा कोई दूसरा अक्स भी नज़र आया था। वो बुखलाती हुई पलटी। मैडम पर्ल, मैंने वार्न किया था ना तुम्हें कि इसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता। पर्ल तैश में कहती अरूज के बाल मुट्ठियों में जकड़ती इसका चेहरा मिरर पर दे मारा था। अरूज तकलीफ और अजियत से चीख उठी, सिसक रही थी। हर एक से कह दो कि काला देव अब सिर्फ मेरा है, इसलिए इससे दूर रहे। पर्ल तकलीफ से मचलती अरूज के कान में कहती नहायत नॉर्मल अंदाज में नज़र आ रही थी। पर्ल तैश में कहती अरूज के बाल मुट्ठियों में जकड़ती इसका चेहरा मिरर पर माल चुकी थी। फिर झटके से अरूज को छोड़ती हकारत से इसे देखती वॉशरूम से निकल गई थी। मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर्ल मुस्कुरा कर कहती हुई इसके बाजू के साथ लग गई, जिस पर इसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमदार हुई थी। मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है। तुम लड़कियों को सिर्फ इस वक्त तक भाव देते हो जब तक वो तुम्हारे पैरों में जाकर नहीं गिरती, और जब तुम्हारे कदमों में जा गिरती हैं तो तब तुम इन्हें हाथ लगाए बगैर ठुकरा देते हो, और फिर वो तुम्हारे पीछे रोती फिरती हैं। क्यों करते हो तुम ऐसा? तुमने मेरे बढ़े हुए हाथ को भी इस दिन ठुकरा दिया था। क्या तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, या फिर तुम अभी तक नेक और पारसा हो बगैर निकाह के किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करोगे? अगर ऐसा है तो क्या हम शादी कर लें? पर्ल ड्रिंक का घूंट लेती ब्लैक डेविल को गौर से पूछ रही थी और फिर हाथ बढ़ाकर इसके पेशानी पर फैले बालों को हाथ से सही करते हुए वो मुस्कुराई। मैं नेक नहीं हूँ। वो ड्रिंक का गिलास पटकता बुलबुला कर बोला था। यूं लगा जैसे बिच्छू ने इसे डंक मार लिया हो, और औरत की यही औकात है कि वो मेरे कदमों में आ गिरे और मैं इन पर एक निगाह डाले बगैर बेमौल कर दूँ। वो मेरे पीछे रोती फिरें, मेरे लिए तड़पती फिरें। इनके आंसू तड़प मुझे सुकून देती है। और शादी? वो कहते कहते मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा था। शादी औरत इसके काबिल ही नहीं होती कि इसे शादी करके इसे इज्जत दी जाए। माय फुट शादी। आइंदा ऐसा कहने की जरूरत भी मत करना। अपनी पेशानी से पर्ल का हाथ झटकता और हकारत से कहता वो चेयर से उठा था। पर्ल ब्लैक डेविल के किसी बात का बुरा मनाए बगैर दूर जाते ब्लैक डेविल की पुश्त को पुरसोच निगाहों से देख रही थी। सतवी शॉपिंग पे चलेगी ना? दुरेजेला के कमरे से मुल्हिक गैलरी में खड़ी सतवी को मारिसा की आवाज़ आई थी, जो कमरे के अंदर से आई थी। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है, सतवी ने जवाब दिया था। वो अपने सेलफोन पर लगी हुई थी। अदनान की छुट्टियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए सतवी ने अपनी छुट्टियां मज़ीद बढ़ा ली थी। ये तो तय था, अदनान ने जब तक माँ सीमा में रहना था, सतवी ने भी तब तक माँ सीमा से नहीं जाना था। तभी से मखसूस हारन की आवाज़ सुनाई दी थी। वो हारन जिसे सुनकर इसका खून खोल उठा था। सतवी ने निगाह उठाकर गेट के इस पार देखा, जहाँ कार से अदनान और हमना निकले थे। सतवी को लगा जैसे हमना ने इसे देखा हो। तभी न जाने क्या हुआ कि हमना इस तरह हो गई जैसे गिरने वाली हो, जिसे अदनान ने पकड़कर संभाल लिया था। ये सीन देखकर सतवी का तो जैसे खून उबलने लगा था। समझता क्या है खुद को, कहीं का सुपर हीरो। वो तन फन करती हुई कमरे में आते हुए बड़बड़ाई थी, जिस पर दोनों बहनों ने इसे सर उठाकर देखा था। अब क्या कर दिया है चाचू ने? मारिसा ने पूछा, जो सिंगल काउच पर तिरछा होकर लेटी थी। इसकी गोद में लैपटॉप था, जिसके कीपैड पर अभी भी इसकी उंगलियां चढ़ रही थी। अलबत्ता अपनी मखसूस चेयर पर किताब पढ़ती दुरेजेला ने इसे तो सबसे देखा था। मैंने अगर इस खड़ूस मेजर को अपनी खूबसूरत कदमों पर ना झुकाया तो मेरा नाम भी सतवी यूसुफ नहीं है, इसने अज़म से कहा था। मारिसा, मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। दरवाजे से उभरती अदनान तकी की आवाज़ पर सतवी के होश उड़े थे और वो ज़ोर से हिचकी आई थी, जिसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। वो इतनी जल्दी ऊपर कैसे आया था? क्या वाकई में वो एक सुपर हीरो था? मारिसा अपनी हंसी जब्त करते हुए सतवी को देखा, जिसकी आंखें खौफ से पटी हुई थी और ज़बान दांतों तले दबाई हुई थी। चाचू, मासीमा में इतने सारे मुलाजिम हैं, ना जाने आपको इनसे क्या चिढ़ है? इन्हें दीजिए ना, मारिसा ने बेसाख्ता चढ़ते हुए कहा था। मेरा मतलब है कि इन्हें हम फ्री के पैसे तो नहीं देते ना? अदनान की भवें अचका कर देखने पर मारिसा ने लहजा बदल लिया था। हर काम के लिए मुलाजमीन पर
मुनसर रहना ठीक नहीं है, अपने काम खुद भी कर लेने चाहिए। अदनान ने कहा था। वही तो मैं कह रही हूँ चाचू, आप अपने काम खुद कर लीजिए ना, निहायत ढिठाई से मारिसा ने कहा था। लाई दीजिए चाचू, मैं करती हूँ। अगले ही पल दुरेजला ने बढ़कर अदनान से शर्ट ले ली थी। मेरा प्यारा बच्चा। अदनान को बेसाख्ता इस पर प्यार आया था। नरमी से इसका सर पर हाथ फेरा। कुछ सीखना चाहिए तुम्हें मारिसा अपनी छोटी बहन से, अदनान कहते हुए जाने के लिए मुड़ा था। चाचू, आपको एक अदद बीवी से भी नवाजा गया है, आप अपनी बीवी से क्यों नहीं काम करवाते? हमेशा ही हम दोनों बहनों की शामत आती है। अदनान की नसीहत पर मारिसा मुंह बनाते हुए बोली थी, मगर तभी इन तीनों का दरवाज़ा खटक से बंद करने की आवाज़ आई थी। इसे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कभी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इसमें मेरा जिक्र है। वो मेरे मामले में बहरा हो जाता है और मुझे गूंगी समझता है। सतवी बुरी तरह तड़प उठी थी। इसे तो बस प्यारी हमना की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे पूरा यकीन है अगर हमना की जगह मैं गिरी होती ना तो वो मुझे भाड़ में झोंक कर जा चुका था। बस अब बहुत हो गया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सतवी का गुस्सा जैसे सवा नेज़े पर जा पहुँचा था। मारिसा लैपटॉप ऑफ करते इसे टेबल पर रख चुकी थी। चाचू आपके हैं, इन्हें आप ही की तरफ लौट कर आना है। बस थोड़ा सब्र करे, सब्र का फल मीठा होता है। वो नहीं चाहती थी कि सतवी गुस्से में ऐसा कुछ करे जिससे मुतल्लिक से वो बाद में अफसोस करे। अब सब्र करने पर सब्र का फल किसी और का हो जाता है। सतवी तना कर बोली थी, जिस पर मारिसा बेसख्ता हंस पड़ी थी। यानी आप अब मज़ीद सब्र करने वाली नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं सब्र की उंगली पकड़कर बहुत चल पड़ी हूँ, इतना चली कि अब सब्र की भी सब्र टूट गई। कहने लगा, बहन अब मेरा घर आ गया, अब तो मेरे बिना अकेली सफ़र कर। मारिसा के पूछने पर सतवी बोली, ओह सतवी, जिस पर मारिसा फिर हंस पड़ी थी। आयरन स्टैंड पर शर्ट आयरन करती दुरेजला के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। और शॉपिंग का क्या? शॉपिंग के लिए तो कोई बेवकूफ़ ही मना कर सकता है। मारिसा के पूछने पर सतवी बोली, मैं नहीं जा रही, मुझे आप दोनों बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकती। दुरेजला कह उठी, जिस पर सतवी और मारिसा एक दूसरे को देखकर हंसी थी। क्या आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हैं? दुरेजला इन्हें मशकूक निगाहों से देखती शर्ट आयरन लिए अदनान के कमरे की जानिब बढ़ी थी। ब्लैक डेवल आज फिर असगर शहर आया हुआ था। न जाने क्यों ये शहर अचानक ही इसे अपना अपना सा लगने लगा था। इसने इस मासूम चेहरे को इसी शहर में देखा था जो अपनी एक झलक दिखाकर गुम हो गई थी। वो इसे 2 दिन तक यूनिवर्सिटी में ढूंढता रहा था कि शायद वो कहीं मिल जाए, मगर वो नहीं मिली। शहर के हर रास्ते में इसने चेहरे को खोजने की कोशिश की थी। आज थक हार कर वो मॉल चला आया। इसे पर्ल के लिए गिफ्ट लेना था। इस हफ्ते इसका बर्थडे था और यहाँ भी वो हर चेहरे में इसे ढूंढ रहा था। वो इसे नगर नगर ढूंढना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर वो बेबस था। एक अजीब सी बेचैनी और इस्तराब सा इसके रगों पे में दौड़ रहा था, जिससे वो जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहता था। काश के ए रब मुझे वो मिल जाए। बड़े दिनों बाद इसने बेदहानी में अल्लाह को शिद्दत से पुकारा था। तभी वो किसी से टकराया। सॉरी। दोनों ने साथ में ही एक दूसरे से घबराकर माफ़ी मांगी। ब्लैक डेवल सामने मौजूद फुल स्याबाए में मलबूस लड़की को देखकर मायूस हुआ था और अगले ही पल आगे बढ़ गया। और इधर दुरेजला इंतहाई शर्मिंदा, शर्म से पानी पानी होते हुए रूहान सी होकर हुई थी और दिल में पुख्ता इरादा किया कि अगरचा वो दोनों कितना ही ज़िद क्यों ना करे, वो आइंदा कभी मॉल नहीं आएगी। और इन दोनों की ज़िद की वजह से तो वो आज आ गई थी और हमेशा की तरह शॉपिंग से बेजार दुरेजला तन्हा रह गई थी। और शॉपिंग फ्लोर में दोनों अलग हो गई थी। दुरेजला कब से इन्हें ढूंढ रही थी और इन दोनों को ढूंढते ही इसके चक्कर में एक गैर महरम से टकरा गई थी। ये एहसास इसे गैर आरामदेह कर गया था और तभी सामने से वो दोनों लदी भदी आई थी नज़र आई। आप दोनों हमेशा मुझे अकेले क्यों छोड़ जाती हैं? इसने करीब आकर हफ्की से पूछा था। क्या हुआ क्यूट डॉल? सतवी का अंदाज़ा ऐसा था जैसे किसी छोटी बच्ची से इस्तफार कर रही हो। मैं अब बच्ची नहीं हूँ खाला जानी, वो मज़ीद खफकी से कहकर पलटी थी। हमेशा खाला जानी आपी, चाचू और बाबा इसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, हालांकि वो बड़ी हो चुकी थी और अब एक मदरसा चला रही थी। रफ़ाकतों का मेरी इसको ध्यान कितना था, ज़मीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। माहौल पर रात का सन्नाटा तारी था। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। दूर से मासीमा और मासीमा के ऊपर चमकता चांद किसी ख्वाबी दुनिया का हिस्सा लग रहा था। मासीमा की दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम रोशनी में डूबा हुआ था, मगर आरिस्ता अभी तक कंपनी से नहीं लौटे थे। मास्टर बेडरूम से लगकर दुरेजला का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था।
मगर साइड लैम्प की रोशनी में वो तकिए पर किताब रखे इस पर झुकी हुई थी। इसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट थी। दूर से देखने पर वो किताब कोई फेरी टेल किताब लग रही थी। इसके सामने वाला कमरा रोशनी में डूबा हुआ था। वो मारिसा का था, मगर मारिसा इस वक्त रात के 12:30 बजे भी अपने कमरे में नहीं थी। इसके बाजू वाला कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और इसमें लॉक लगा हुआ था, क्योंकि अदनान अपने यूनिट वापस लौट चुका था। इसलिए अदनान के सामने वाला कमरा भी खाली था, जो कि सतवी का था। वो भी हॉस्टल लौट चुकी थी। इसके बरक्स नीचे के सारे कमरे रोशन थे और इनमें ज़िंदगी दौड़ रही थी। रियाज तक की बड़े बाबा के कमरे में इनके 3 बेटे मुआज, बिशार और अतबा और अयाज तकी के 2 बेटे मुकर्रम और अहजाब नज़र आ रहे थे, और साथ ही अयाज तकी इनकी बीवी सानिया और सोबिया भी वहाँ मौजूद थी। इन्हें देखकर लगता था जैसे वो किसी बेहद अहम मसले पर बात कर रहे हों। आप तो जानते हैं ना भाईजान, अयाज तकी आरिश तकी से मुखातिब हुए थे। कर्जे की वजह से हमारी कंपनी और घर बेचकर भी हम पूरे तौर पर अपना कर्जा नहीं उतार पाए। अभी तक वो कर्जा खवा हमें परेशान कर रहे हैं। वो कर्ज खवा हमें परेशान कर रहे हैं, रुपयों का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जानता हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैंने आरिस से इसके मुतालिक बात की थी, मगर वो कहता है कि वो इतनी बड़ी रकम एक साथ इतनी जल्दी नहीं दे सकता। रियासत की अपनी पेशानी मसलते हुए बोले, और इतनी आसानी से नहीं देगा बड़े बाबा। एहजाब बिफर कर बोला था, कूल मेरे भाई, गरम निवाले खाने से ज़ुबान जल जाती है और पेट भी नहीं भरता, इसलिए निवाले ठंडे करके खाने चाहिए, तभी इसका मज़ा आता है। इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। लैपटॉप पे झुका बिशार कह रहा था। कैसा रास्ता? रियाज तकी अयाज ने हैरान होकर इसे पूछा। आरिश तकी को अपनी बेटियाँ हर चीज़ से बढ़कर हैं। बिशार के लबों में एक ठंडी तबाहकुन मुस्कुराहट थी। रात के 1 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर एक हवालदार सीटी बजा कर चोरों को होशियार कर रहा था, जब एक गली से एक बेहद पुराने शलवार सूट में जो बोसीदा हो चुका लिबास पहने एक औरत निकली, जो सीधी हवलदार के करीब चली आई। हवलदार अभी भी इसे देखकर रुक गया था। कौन हो तुम, और इतनी रात गए घर के बाहर क्या कर रही हो? हवलदार इसे मुश्किल नज़रों से देख रहा था। साहब, मैं सामने वाली हवेली में काम करती हूँ जी। आज मालिक के यहाँ मेहमान बहुत आए हुए थे, इसलिए काम करते करते मेरे को टाइम हो गया था जी। अब सुनसान सड़क पर अकेले जाते डर लगता है जी। आप छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। आवाज़ जितनी खूबसूरत था, लहजा इतना ही बदसूरत, गवार और अजड़ था, जिस पर मशकूक होता हवलदार मुतमईन हुआ। कहाँ रहती हो जी? एक करीब ही के बंगले के क्वार्टर में अम्मा के साथ रहती हूँ जी। ये करीब के ही एक बंगले में क्वार्टर में अम्मा के साथ रहती हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, चलो। वो एक खूबसूरत रोशनियों से जगमगाता हुआ महल था। वो इस पहर देखने में कोई कदीम ज़माने का महल लग रहा था। पूरा चांद आसमान पर जगमगा रहा था, माहौल पर जैसे ख्वाब सा तासुर तारी था। आए ना साहब जी। गेट के पास पहुंचकर इसने पलट कर इसरार किया। हवादार जो मना करने वाला था, मगर इसका चेहरा देखकर हैरान हो गया था। बेहद हसीन, मलाई जैसी दमकती हुई सफ़ेद रंग का चेहरा, जो अब तक घूंघट में छुपा, अब जाहिर हुआ था। वो चेहरे से हर गिज़ मुलाजमा नहीं लग रही थी। मुलाजमा के बेहद इसरार पर हवादार महल के अंदर दाखिल हो गया था, मगर महल के अंदर दाखिल होते ही इसके 14 तबक रोशन हुए थे। महल के अंदर दाखिल होते ही इसके 14 तबक रोशन हुए थे। वहाँ शाही दरबार का सा नक्शा खींचा हुआ था। अगले ही पल वो हसीन खादमाओं के झुरमट में घिरा था। जिसकी झुरमट में घर घिरा, वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ तख्त पर हारून और रशीद जलवा फरोज था। बादशाह सलामत को सलाम अर्ज़ करो। करीब खड़े सिपाही ने इसे झड़क कर कहा था, जिस पर हवलदार भुगलाता हुआ झुकता ही चला गया था। सीधे खड़े हो जाओ, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। दफ्तन हारून अल रशीद की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिस पर हवलदार सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए खड़ा हुआ। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि 21वीं सदी में चल क्या रहा था। तो फिर अचानक 21वीं सदी से हज़ारों साल पुराने ज़माने में वो कैसे आ गया था? क्या ये सब रूहें थी? सोचकर ही हवलदार की हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी, जिसे अब गिरा के तब गिरा। और फिर जैसे ही इसकी निगाह हारून रशीद के पहलू में बैठी मलका पर पड़ी, तो इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा। वो कोई और नहीं, वो वही मुलाजमा थी जो इसे यहाँ तक लेकर आई थी। बादशाह सलामत, मलका की आवाज़ आई थी। फरमाइए, हम इस बहादुर और वजाहत से भरपूर नौजवान का निकाह अपनी शहज़ादी से करना चाहते हैं। आज से पहल तक
इसे खबर नहीं थी कि वो 42 साल का होकर भी वजह से भरपूर नौजवान था। तुम्हारी क्या राय है अब बहादुर इंसान? मलका अपनी शाही तख्त से उतर कर आती इससे पूछा। जी जी, वो हकला कर रह गया था। शाबाश, हमें तुम्हें अपनी फर्माबरदारी के सिले में इनाम से नवाजेंगे, मलका कहती हुई अपने गले में मौजूद हार खींच कर उतारते हुए इसे थमाती और साथ ही मलका ने करीब खड़े मुलाजिम के हाथ में मौजूद थाल से नोटों के बंडल निकालती इसे थमा गई थी। हवालदार को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर खुश हो या यहाँ पे गिर कर बेहोश हो जाए। अब हम तुम्हारा निकाह करेंगे। निकाह? इसके सूखे गले से वो मुश्किल निकला था। हाँ, निकाह, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। मरना होगा? सुनकर ही हवादार के होश उड़ गए थे। और नहीं तो क्या, तुम क्या समझ रहे हो कि हम जीते जागते इंसान हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो मुकद्दस रूहें हैं जो अनकरीब तुम्हें भी बना देंगे। हवादार को सोचने की ये आखिरी हद थी। अगले ही पल वो तेवरा के फर्श पर गिरा था जिस पर शाही दरबार की शाही रूहें कहकहा लगाने लगी थी। मारिसा सेल फ़ोन पर टेक्स्ट का जवाब देती मासीमा के लॉन में निकली और इसे लॉन में चेयर पर बिशार बैठा दिखाई दिया जो लैपटॉप में बिजी था, और इसके सामने ही अमल बैठी थी जो अयाज चाचू की सबसे छोटी बेटी थी। और साथ ही इसने देखा कि आयमा चाय और लवाजमात से भरी ट्रॉली लिए जा रही है। आयमा अमल से बड़ी थी। इसके ख़ानदान की लड़कियों के लिए बिशार बहुत पुरकशिश था। हैंडसम, स्मार्ट, रियासती की कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। इन सब खूबियों के सबब लड़कियों की माएँ भी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी, जिसके सबब बिशार की मम्मा सोबिया गर्दन ने कड़ाते घूमती, अगरचा बिशार इनका सगा बेटा नहीं था। अक्सर जानते थे कि बिशार को उन्होंने अडॉप्ट किया था। मार्सिया अमल और आयमा को जलाने की खातिर बशार के सामने मौजूद खाली चेयर पर जा बैठी थी, जिस पर कब से लैपटॉप में मसरूफ़ बिशार ने सर उठाकर इसे देखा। हाय मार्सिया, कैसी हो? बिशार ने सेलफोन में मसरूफ़ से मार्सिया को मुखातिब किया। वेरी फ़ाइन, इसने मसरूफ़ सा जवाब दिया था। अलबत्ता वो जानती थी कि अमल और आयमा जल कर खाक हो रही होंगी। तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है ना? सो अब क्या करने का इरादा है? विशाल लैपटॉप बंद करता फुर्सत से पूछ रहा था। मार्सिया जानती थी कि किसी को घास ना डालने वाला बिशार इसे ज़रूर नोटिस करेगा। आखिरकार सदफ़ी के क्लोज जो थी वो बेचारियाँ जानती ही नहीं थी ये बात, और फजूल में ही इतनी मेहनत करी जा रही हैं, और ना ही चाचू जानते थे इस बात को, वरना बिशार की हड्डियाँ अब तक सलामत नहीं रहनी थी। मारिसा ने तसमस्खराना निगाहों से इन दोनों को देखते हुए सोचा था, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी और जल जल कर स्याह हो रही थी। फार्स न्यूज़ को ज्वाइन करूँगी, और इसी आम से बेनियाज लहजे में बोली, जिस पर अमल और आयमा मज़ीद हाक हो रही थी। तो अब टीवी पे भी आएगी ये? वर्ल्ड न्यूज़ को क्यों नहीं, वो तो सबसे टॉप पर है। बिशार के पूछने पर वो मुस्कुराई। मैं फ़ार्स न्यूज़ को वर्ल्ड न्यूज़ से भी ज़्यादा मज़ीद ऊपर ले जाऊँगी, वो टल लहजे में कहती हुई उठ खड़ी हुई और इन दोनों को देखा जो जल जल कर कबाब हो रही थी। बाय बिशार भाई। बिशार को हाथ हिलाते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स कार की जानिब बढ़ी थी, और बिशार हैरान था कि जो सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी, आज इसे इतनी अच्छी तरह बात क्यों कर रही थी। मार्सिया लंच के लिए मासीमा आई थी। खैर वो लंच तो बाहर भी कर सकती थी, मगर आज संडे था। आज के दिन सदफ़ी मासीमा आती थी और ख़ुद ही नाश्ता लंच और डिनर का अहतमाम करती थी। संडे के दिन वो कहती थी कभी भी हो, कुछ भी हो जाए, मगर खाना वक्त मासीमा में मौजूद होती, क्योंकि वो सदफ़ी के हाथों का खाना मिस नहीं कर सकती थी। वो गेट से अंदर अपनी स्पोर्ट्स कार ला रही थी कि इसे लेटर बॉक्स में खाकी रंग का लिफाफा मौसूल हुआ। गाड़ी से उतर कर लेटर बॉक्स से लिफाफा निकालती इसने चौकीदार को गाड़ी अंदर ले जाने का इशारा किया था। वो लेटर को लट कर देख रही थी। ना भेजने वाला का नाम था, ना ही कोई एड्रेस था। मार्सिया हैरान होती हुई लॉन के मखसूस हिस्से की जानिब बढ़ी, जहाँ वो सब टेबल पर डिनर कर रहे थे। तभी मार्सिया की निगाहें खिड़की पर पड़ी, जहाँ सोबिया बड़ी अम्मा खड़ी बड़ी हसरत भरी निगाहों से टेबल पर चुने खानों को तक रही थी, जिस पर मार्सिया की हंसी छूट गई। बेचारी सफ़ी के हाथों के बने खाने बेहद मिस करती थी। क्या हुआ, तुम अब क्यों हंस रही हो? हंसती हुई मार्सिया को देखकर सफ़ी ने हैरत से पूछा, जो इसके बाजू चेयर घसीट कर बैठ चुकी थी। मेरी तो खैरियत है, मगर इन खानों की हरगिज़ नहीं। मार्सिया कहती हुई खिड़की की जानिब देखा, और इसकी निगाहों के ताक़ुब में सदफ़ी ने भी देखा था, और वहाँ सोबिया को खड़ा देखकर वो भी मुस्कुरा दी। सोबिया जो अब इनको अपनी तरफ मुस्कुराता देख चुकी थी, खफीफ सी होकर वहाँ से पीछे हटी और अगले ही पल दोनों को कोसने लगी थी।
ये क्या है आपी? दुरेजेला ने हैरत से मार्सिया के सामने टेबल पर रखे खाकी लिफाफे को घूरा। लेटर है, मगर हैरत की बात है कि इस पर भेजने वाले का कोई ना नाम मौजूद है, ना कोई अता पता। मारिसा लिफाफा चाक करते हुए बोली थी। क्या लिखा है? सत्वी मारिसा को हाथ पर झुका देखकर खुद भी झुक पड़ी। आरिस्तकी और दुरेजेला इन दोनों का चेहरा देख रहे थे, जिनका चेहरा पल पर रंग बदल रहा था। क्या लिखा है? वो दोनों हाथ पड़ चुकी थी तो दुरेजेला ने पूछा। पता नहीं क्या ऊँट पटांग लिखा है, यकीनन किसी की शरारत है। मार्सिया बुरा सा मुंह बनाकर हाथ टेबल पर डालकर अपनी प्लेट सीधी करने लगी, मगर अगले ही पल दुरेजेला ने इसके सामने से खत उठा लिया। जोर से पढ़ें जेली, इसे खत पढ़ते देखकर आरिस्तकी बोले। जी बाबा। फरमाबरदारी से सर हिलाते हुए बुलंद आवाज में पढ़ने लगी। आरिस्तकी, अगर अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो तो 50 करोड़ रुपए लेकर काली पहाड़ी आ जाओ। रबिश ना, न जाने किस बच्चे ने जासूसी नावल की लाइन लिखने की कोशिश की है। काली पहाड़ी, टोटल रबिश। मारिसा बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी थी। बाबा जानी। दुरेजेला और सफ़ी की खौफजदा चीख पर मारिसा ने घबरा कर आरिस्तकी को देखा था, जिसका चेहरा खौफ और परेशानी से सफ़ेद पड़ गया था। बाबा क्या हुआ है आपको? दुरेजेला आरिस्तकी के ठंडी हथेली को मसलते हुए पूछ रही थी। बाबा आप ठीक है ना? मारिसा के चेहरे पर पड़े साकत वजूद को देखते ही खौफज़दा हो गई थी। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सफ़ी अपने रुखसार पर फैले आंसू को हथेली से साफ करती हुई सेल फोन पर नंबर डायल करने लगी थी। बाबा, इन दोनों शहजादियाँ अब तड़प कर खौफज़दा सी पुकारे जा रही थी, जो इनकी मता हयात थी, जो इनकी दुनिया थी। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? ये सोच कर ही इनके दिल काम करना बंद कर रहा था। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आरिस साहब की बीपी शूट कर गई है, मगर अब नॉर्मल है। डॉक्टर हरासा खौफज़दा सी नजर आती तीनों को तसल्लियाँ दे रहा था। अपना सामान उठाता कमरे से निकल गया। टेंशन इस खत के सुनने के बाद बाबा की हालत हुई थी। क्या बाबा ने इस खत को सीरियस ले लिया था? दुरेजेला मासूमियत से इन दोनों को देखते पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है जली, बस भाईजान की अचानक बीपी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। तुम सोच कर खुद को हल्का मत करो। सफ़ी आगे बढ़ते हुए दुरेजेला को खुद से लगाती हुई तसल्ली देने लगी, और मारिसा का जहन रफ्तार से दौड़ने लगा। इस हद की वजह से बाबा की हालत हुई थी, तो अब यह हद हरगिज़ शरारत नहीं था। अगर ये शरारत नहीं था तो फिर अचानक इनका दुश्मन कौन पैदा हो गया था? और अगले ही पल वो ये जानने के लिए आरिस्तकी पर झुकी। बाबा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो एक मजाक था ना? वो पूछ रही थी, जिस पर आरिस्तकी नज़रें मिलाए बगैर सर हिला गए थे, और मारिसा इनके इस अंदाज पर कुछ समझ नहीं पाई थी। अदनान सुनते ही दूसरे दिन चला आया था और सीधा आरिस्तकी के कमरे में आया था, जहाँ वो तीनों बैठी थी। भाईजान आप ठीक तो हैं? दे दी इन तीनों ने खबर तुम्हें भी? आरिस्तकी खफी से इन तीनों को देखते हुए बोले। अलबत्ता इनके दिल को अदनान के आने से बेहद सुकून मिला था। वो लेटर कहाँ है? अदनान से मारिसा से पूछा, जिस पर मारिसा करीब के दराज से लेटर निकाल कर इसे थमा गई। लेटर था थामता अदनान ने इन दो सदरों को पेशानी पर बल डालते हुए पढ़ा था। भाईजान ये किसी की शरारत लगती है। अदनान के कहने पर इनके पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमदार हुई थी। हाँ ये शरारत है, उन्होंने भी मान लिया, मगर अदनान आरिस्तकी की मुस्कुराहट पर चौंक उठा। आरिस्तकी की मुस्कुराहट से उलझन में डाल गई थी। अगर ये मजाक नहीं था तो फिर भाईजान इस लेटर भिजवाने वाले को जानते थे। मगर तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे भाईजान से कोई ज़रूरी बात करनी है। अदनान मारिसा दुरेजेला से मुखातिब होता हुआ बोला। दुरेजेला तो फ़ौरन उठ के चली गई। मारिसा ने जाते जाते सदवी को भी चलने का इशारा किया, जो आरिस्तकी के पास बेड पर बैठी थी, जिसे सदवी ने नज़रअंदाज कर दिया। चाचू से डांट खाए बगैर तुम नहीं मानोगी। मारिसा सोचती हुई मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाती हुई कमरे से निकल गई। फिर अदनान इसके जाने का इंतजार कर रहा था, जो ज़ोर शोर से आरिस्तकी से बातों में मशगूल थी, जिस पर अदनान बुरी तरह झुंझला रहा था। इसकी झुंझलाहट सफ़ी भी महसूस कर रही थी, मगर नोटिस लिए बगैर हनूज आरिस्तकी से बातों में मसरूफ़ थी, और आरिस्तकी अपनी मुस्कुराहट दबाते कभी कनकियों से अदनान को की झुंझलाहट देखते और कभी फराटे से ज़ुबान चलती हुई सदवी की किसी बात का जवाब देते। तुमसे अलग से जाने को कहूँ क्या? अगले ही पर बर्दाश्त की हद ख़त्म होते ही अदनान सपाट लहजे में बोल रहा था। कभी कह ही दिया करो, इसने तुम्हारे हीरे मोती जड़ी ज़ुबान घिस नहीं जाएगी। सदवी इसके लहजे पर भुनाती हुई बोली उठ कर जाने लगी। कहाँ अपनों से जाता है? इसके सपाट अजनबी लहजा और ऊपर से ज़ख्म करते अल्फाज सदफ़ी की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे, और एक मर्तबा नादानी में की जाने वाली गलती की सज़ा वो आखिर इसे कब तक देगा? सदफ़ी ने इन ही आंसुओं भरी निगाहों से आरिस्तकी को देखा, जो अफसोस से इसे देख रहे थे। वो कुछ कहते इससे पहले कि वो कमरे से निकल गई थी। अदनान क्यों बच्ची का दिल दुखा रहे हो? आरिस्तकी से डांट रहे थे। और जब आपकी बच्ची ने मेरा दिल दुखाया था तब? नावल फेरी टेल एपिसोड नंबर 2।
वो अहमद शाह को ढूंढ रहा था। वो कॉरिडोर पर चले जा रहा था कि एक दरवाजे पर वो ठिठक कर रुक गया। इस दरवाजे से लड़कियां अंदर बाहर आ जा रही थी। इसके कदमों को जंजीर करने वाला वो एक मावराई चेहरा था। बेहद पाकीज़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा, पलके हया से झुकी हुई और बेहद रोशन और नौरानी वजूद था। एक लम्हे के लिए इसे लगा कि जैसे इसने किसी फरिश्ते को देखा हो। वो बस खाली दिमाग और दिल इस राहदारी में खड़ा रह गया था। जब भी वो लड़कियों की झुरमुट में छुप गई थी जिस पर वो बेकरार सा हुआ था। वो अपना कदम इस जानिब आगे बढ़ाना चाहता था जब भी पीछे से इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। सुर्ख टी शर्ट में मलबूस लड़का इसके सामने था।